हेलो दोस्तों, आपके सामने पोस्ट ऑफिस दिख रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2023 और 2024 के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं ऑल इंडिया लेवल के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेन कैटेगरी वो है जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, एप्लीकेशन डेट्स, एप्लीकेशन फीसेस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को समझिएगा कि फॉर्म भरने का पता रहता है, लेकिन उनको आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, वो कुछ भी पता नहीं होता। तो आज इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भी दोस्तों ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने से पहले उसको डिस्क्रिप्शन के बारे में जरूर जाना कीजिएगा कि पोस्ट हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है वो निकाली गई है दोस्तों ब्रांच पोस्ट में मास्टर BPM के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और उसके बाद डाक सेवक। हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको देना चाहते हैं, इसके ऊपर फाइनल वीडियो बाद में आएगी जहाँ पे हम तीनों टॉपिक के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर वो इंसान होता है जो कि पूरी ब्रांच को ऑपरेट करता है, देख रेख करता है, कौन इंसान क्या कर रहा है, कौन सी डिलीवरी कितने टाइम पे हुई है। इसके साथ दोस्तों जो भी पेमेंट से संबंधित कार्य होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के रहते हैं। एज वेल एज आप जानते हैं कि जैसा कि बैंक में PO की रैंक होती है, ऐसे ही दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर जैसा कि आपने बैंक में सुना होगा, यहाँ पे भी सेम वही का वही है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जब BPM अवेलेबल नहीं होते हैं तो यहाँ पे इनको ड्यूटीज़ दी जाती है। इसके साथ हम दोस्तों बात करें डाक सेवक की, तो आप सबको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस के जरिए हमारे घर में डाक आती है, तो वो डाक सेवक होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों रेपुटेशन के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा हम पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट लगभग 30,041 ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम बात करें इसके साथ क्वालिफिकेशंस के लिए, तो क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे केवल 10th पास मांगी जाती है। लेकिन वेट यहाँ पे कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो कंडीशंस है दोस्तों 10th पास होना चाहिए, और इसमें आपको क्या करना है, 10th में आपकी मैथ सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका अवश्य होना चाहिए। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके 10th पास में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि हम अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बुंदेलखंडी भाषा आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम जब अगर बात करेंगे किसी अन्य रीजन के लिए तो यहाँ पर उस रीजन की भाषा आपको आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉइड वगैरह ये चलाना आना चाहिए। इसके बाद साइकिलिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। फिलहाल आजकल तो दोस्तों साइकिलिंग बंद हो गई है। आपसे पोस्ट करने के लिए आप चाहे तो अपनी स्कूटी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे बोला गया कि चलानी तो एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। हम बात करें एज के लिए तो एज क्राइटेरिया 18 साल है। 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारे देश में रिलैक्सेशन प्रोसेस भी चलती है। तो यहाँ पे SC कैटेगरी को 5 साल, ST कैटेगरी को 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप इसमें अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों 3 तारीख से। चूंकि मेरा चैनल नया है तो इसलिए मैं आपको पहले इसकी अपडेट नहीं दे पाया। अब इसके बाद की जो भी वैकेंसीज आएंगी उनकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दोस्तों मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इसके बाद हम दोस्तों एंड डेट की बात करें तो 23 तारीख, लगभग एक सप्ताह का आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 तारीख है। इसके बाद एक सप्ताह का समय बचेगा आपको यहाँ पे दोस्तों इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। करेक्शन डेट, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो 24 से लेकर 26 तारीख के अंदर आप अपने फॉर्म को सुधरवा सकते हैं। इसके बाद इसमें एग्जाम नहीं होता है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। हम चलेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फीसेस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीसेस में यहाँ पर जनरल OBC कैटेगरी वाले के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। ST SC के लिए 0, फीमेल कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 0 फीस है। और यहाँ पे फीस किसी भी प्रकार से किसी भी कैटेगरी वालों को रिफंड नहीं की जाती है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए बात करेंगे। सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है हमारे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग को यही नहीं पता होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर्स है क्या, जबकि वो पोस्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स की तरफ। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होती है, तो यहाँ पे आपके सामने जस्ट हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पर जो पहला चरण बताया जा रहा है उसमें लिखा गया है कि एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिक्स ऑफ अ सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट। यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ पे जो भी सिस्टम होगा यानी मशीन होगी वो अपने आप में एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी और रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर का पॉइंट है उसको मैं डायरेक्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपकी 10th क्लास की परसेंटेज होगी उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे सिलेक्शन
सिलेक्शन में जो भी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट बताया गया है दोस्तों कि आपकी मार्कशीट्स के ऊपर जो भी आपके प्राप्तांक है और पूर्णांक है वो जरूर दर्ज होने चाहिए, और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स आपस में जरूर दर्ज होने चाहिए, तभी आपकी जो मार्कशीट्स है वो वैलिड तरीके से मानी जाएगी और उसको ही एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया दिस विल इंश्योर दैट एप्लीकेंट विथ हायर मार्क्स गेट सिलेक्टेड। इसका मतलब होता है कि दोस्तों जिसकी भी 10% बहुत ज़्यादा हाई रहेगी उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो भी लोग होंगे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम क्लियर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास में दोस्तों आपकी जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपकी मार्कशीट के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जिसकी भी 10th क्लास में सबसे ज़्यादा परसेंट होगी उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथे नंबर का पॉइंट दिया गया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट हैविंग द बोथ मार्क्स एंड ग्रेड इन द मार्कशीट हैव टू बी अप्लाई विद द मार्क्स ओनली। इसका मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी मार्कशीट के ऊपर मार्क्स भी दिए गए हैं और ग्रेड भी दिए गए हैं, तो इसको ऐसे में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे में एप्लीकेंट को केवल मार्क्स को ही अप्लाई करना रहेगा। तो बोला जा रहा है दोस्तों इन एनी केस एनी एप्लीकेंट अप्लाई विद द ग्रेड इंस्टेंट ऑफ मार्क्स एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल टू डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको ग्रेड दिए गए हैं 10th की मार्कशीट्स में और वो मार्क्स के साथ जाते हैं या अप्लाई करते हैं अपने मन से ही, तो यहाँ पे ऐसे लोगों की जो मार्कशीट से या एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगली लाइन बोली गई ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है हाउएवर इट फॉर द एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ओनली ग्रेड आर मेंशन्ड इन द मार्कशीट देन फॉर द सब्जेक्ट्स ग्रेड कैन बी मेंशन्ड एंड सेम नीड टू नोट टू बी कन्वर्टेड टू द मार्क्स बाय द कैंडिडेट। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको केवल टोटल ही ग्रेड दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी ज़रूरत नहीं है मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, उनको सीधा ग्रेड लिख देना है। ग्रेड का मतलब आपने दोस्तों ग्रेड दिया देखा होगा, तो ग्रेड कई बार ऐसे दिए रहते हैं कि A1 A2 B1 B2 B2 C1 C2 और D, ऐसे ग्रेड अगर आपकी मार्कशीट में दिए गए हैं तो दोस्तों आपको उसको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज आपको वो वैसे ही मार्क्स वहाँ पे अपनी मार्कशीट में फॉर्म भरते समय चढ़ा देने हैं। लेकिन अगर जैसे कि अगर आपके दोस्तों ग्रेड दिए गए हैं केवल जैसे 10th की CBSE बोर्ड की मार्कशीट की बात करें, तो वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि 10th की मार्क्स तो पूरे दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी आपकी टोटल जो कन्वर्जन होता है वो होता है ग्रेड के ऊपर, यानी कि ग्रेड पॉइंट्स जो आपने देखा होगा। तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी CGP को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे हमें परसेंटेज दर्ज करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पे आपको कैसे कन्वर्ट करना है आपके CGP मार्क्स को इनटू द परसेंटेज, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी मार्कशीट पे आपको CGPA मिला हुआ है 7.8, ये आपको CGPA मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपको इसको इंटू करना है किसके साथ, 9.5 के साथ। जब आप 9.5 के साथ दोस्तों यहाँ पे इंटू करेंगे, यानी कि 7.58 को और 9.5 को, तो यहाँ पे जो परसेंटेज टोटल आएगा वो आएगा 74.1%। तो ये परसेंटेज आपको दोस्तों आपके फॉर्म में अप्लाई करनी है, यानी लिखनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आपके ग्रेड्स मार्क्स दिए गए हैं तो, क्योंकि 10th में आपने देखा होगा आपको मार्क्स दिए गए हैं 74, 78, 79 या फिर 80, और इसके बाद आपको टोटल CGPA दे दिया जाता है 7.8। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको मेंशन करना है परसेंटेज को, जो कि हमने यहाँ पे आपको करके बता दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस में कितनी सैलरीज आपको दी जाती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जो सैलरीज है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको BPM की सैलरी यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी बताई गई है यहाँ पे स्लैब 1 में 12,000 से लेके 29,380 के अंदर है। और इसके बाद दोस्तों एडिशनल ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर और इसके साथ डाक सेवक की जो सैलरी है यहाँ पे 10,000 से लेके 24,470 के अंदर रहेगी। ये सैलरी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग गांव के हिसाब से आपकी हो सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सैलरीज को भी यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिए गए हैं। ये हमारी जानकारी दोस्तों पोस्ट ऑफिस के ऊपर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके आखिरी के 7 दिन बचे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर्स को आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन होने वाला है वो 10th की परसेंटेज बेस पे ही होने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपकी ज़्यादा परसेंटेज है तो ही
वही अप्लाई करें, अदरवाइज आपको कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी रिकमेंडेशन है इस फॉर्म के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको करना है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।